सन 1977 नासा इंसानी इतिहास के अपने दो सबसे एम्बिशियस मिशंस को लॉन्च करता है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये दोनों जुड़वा स्पेसक्राफ्ट्स डिजाइन किए गए थे आउटर प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए और इसके बाद उन्हें आउटर स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ना था। 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं और ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स आज भी धरती को अपना बहुमूल्य डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये अंतरिक्ष के अंधेरे कोनों में और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां इंसानों की बनाई गई कोई भी चीज आज तक नहीं पहुंच पाई है। वॉयेजर 1 अभी धरती से 14 अरब मील से भी ज्यादा दूरी पर है। वहीं इंटरस्टेलर स्पेस में ही ट्रेवल कर रहा वॉयेजर 2 इससे थोड़ा सा पीछे 12 अरब मील का फासला तय कर चुका है। हमारे लिए ये स्पेसक्राफ्ट्स इंसानी जिज्ञासा और इस ब्रह्मांड को जानने की, इसके रहस्यों से पर्दा उठाने की हमारी सनक का प्रतीक बन चुका है। लेकिन आखिर ये मिशन कब तक इस असीमित ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करता रहेगा? जैसे जैसे ये मिशन आगे बढ़ता जा रहा है तो इसका अंत आखिर क्या होगा? आखिर कैसे वॉयेजर्स का ये इनक्रेडिबल मिशन अपने अंत की ओर बढ़ेगा? वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के इस महानतम मिशन के पॉसिबल एंड सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट इस कॉस्मोस में आगे बढ़ते जाएंगे तो नासा को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? आखिर कहां तक है हमारी टेक्नोलॉजी की लिमिट? जानेंगे आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। वॉयेजर्स का करंट स्टेटस। इससे पहले कि हम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के पॉसिबल और पोटेंशियल एंड सिनेरियोज की बात करें, हमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की करंट पोजीशन को जानना होगा और 1977 में लॉन्च होने के बाद से आखिर ये मिशन कहां तक पहुंचा है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ओरिजिनली डिजाइन किए गए थे हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स के एक ग्रैंड टूर के लिए, जो कि एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट के दौरान होने वाला था। ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट कुछ ऐसा था कि सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स इस तरह से अलाइन होने वाले थे कि एक ही मिशन से सबको एक एक करके फ्लाई बाय किया जा सकता था। और ये अलाइनमेंट इतना रेयर है कि ऐसा अलाइनमेंट 176 साल में सिर्फ एक ही बार बनता है। तो इसी अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए 2 मिशंस डिजाइन किए गए थे। पहला वॉयेजर 1, जिसका प्राइमरी मिशन था जुपिटर और सैटर्न को फ्लाई बाय करना और वहां से मिलने वाले वैल्यूएबल डेटा को धरती तक ट्रांसमिट करना। वहीं दूसरा मिशन था वॉयेजर 2, जिसकी जर्नी वॉयेजर 1 के मुकाबले कुछ लंबी होने वाली थी, क्योंकि ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सभी बड़े ग्रहों से होकर गुजरने वाला था और उनके मून्स को भी एक्सप्लोर करने वाला था। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स अपने काम में बेहतरीन थे और अपने अपने मिशंस को बखूबी पूरा भी किया। इतना ही नहीं, दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने वैज्ञानिकों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया और हमें उन ग्रहों की लेटेस्ट इमेजेस, ग्राउंड ब्रेकिंग डेटा और उनके चंद्रमाओं की तस्वीरें भी हमें भेजी, जिससे हमारे ही सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बेहतरीन होती गई। अपने प्राइमरी मिशन को कंप्लीट करने के बाद दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स ने एक्सटेंडेड मिशन को शुरू किया और इंटरस्टेलर स्पेस की ओर निकल पड़े। सन 2012 में वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गया। यानी इस स्पेसक्राफ्ट ने सबसे पहले हेलियोपाउस को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रख लिया था। हेलियोपाउस वो बाउंड्री है जिसके बाद सूर्य का इन्फ्लुएंस खत्म होता जाता है और उससे आगे इंटरस्टेलर मीडियम शुरू होता है। वहीं वॉयेजर 2 सन 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर जाता है। अभी की बात करें तो ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स ऑपरेशनल हैं और लगातार हमें डेटा भेज रहे हैं। हालांकि कभी कभी हमें इनसे कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कभी कभी हमें इन स्पेसक्राफ्ट्स में ग्लिचेस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके नासा इनसे कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाता है। ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स जितना हमसे दूर जाते जा रहे हैं, इनसे कम्युनिकेट करने में हमें उतना ज्यादा लंबा वक्त लग रहा है और ये लगातार चैलेंजिंग भी होता जा रहा है। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से मिलने वाला सिग्नल भी बहुत वीक है, जो कि नासा के लिए अगला बड़ा चैलेंज बन जाता है। वॉयेजर से मिलने वाला सिग्नल हमारी डिजिटल वॉचेस को चलाने में लगने वाली एनर्जी से भी 20 अरब गुना कमजोर होता है। इतने चैलेंजेस के बाद भी नासा अपने डीप स्पेस नेटवर्क से इन सिग्नल्स को कैप्चर कर लेता है और कुछ इस तरह से
हम इंटरस्टेलर मीडियम और अपने सोलर सिस्टम के बाहरी इलाकों के बारे में साइंटिफिक डेटा इकट्ठा कर पाते हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए दोनों ही स्पेसक्राफ्ट पर रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी RTG लगे हुए हैं, जो कि डिके होते हुए प्लूटोनियम 238 से निकलने वाली हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहते हैं। समय के साथ RTG से जनरेट होने वाली आउटपुट पावर लगातार कम होती जा रही है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को चलाए रख पाना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से नासा ने बड़े ही केयरफुली स्पेसक्राफ्ट की पावर कंजप्शन को मैनेज किया है। नासा ने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाने के लिए गैर जरूरी सभी इंस्ट्रूमेंट्स को टाइम टू टाइम बंद किया है, ताकि स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी को बचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे वॉयेजर आगे बढ़ता जाएगा, इसके पावर लेवल्स आखिरकार इतने कम हो जाएंगे कि वो अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चला नहीं पाएगा और अंत में हमारा संपर्क वॉयेजर से कम्युनिकेट न होने की वजह से टूट जाएगा। लेकिन सवाल है कि तब क्या होगा? क्या ये ऐतिहासिक मिशन इस मोड़ पर आकर खत्म हो जाएगा? रनिंग आउट ऑफ पावर। वॉयेजर मिशन का सबसे स्वाभाविक अंत तो यही है कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की पावर आखिरकार खत्म हो जाएगी। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स का पावर सोर्स है, वो स्टेडीली अपनी पावर लूज करता जा रहा है, क्योंकि प्लूटोनियम 238 के नेचुरल डिके की प्रोसेस को हम किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते। यानी आप कह सकते हैं कि जब से ये RTG मैन्युफैक्चर हुए हैं, तभी से ये अपनी पावर लूज करते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब ये RTG स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तब वॉयेजर्स अपनी इस जर्नी में हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। नासा का अनुमान है कि वॉयेजर्स में लगे RTG फिलहाल इतनी पावर जनरेट कर सकते हैं कि ऑन बोर्ड 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट्स को 2025 तक चलाया जा सकता है और इसके बाद पावर लेवल्स स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से भी नीचे चले जाएंगे। और जब ये होगा, वॉयेजर्स हमारी धरती पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। न तो वॉयेजर्स हमें सिग्नल भेज पाएगा और न ही सिग्नल भेजने के लिए खुद को एकदम प्रिसाइजली धरती की तरफ खुद को अलाइन कर पाएगा, क्योंकि ये सारे काम वॉयेजर्स पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स ही करते हैं। ऐसा होने पर वॉयेजर पर लगे सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देंगे। लेकिन पावर लूज करने के बाद भी वॉयेजर इस वास्ट यूनिवर्स में अपनी जर्नी को ऐसे ही जारी रखेगा। वो एकदम शांत होकर इंसानों द्वारा भेजे गए एक बड़े ही महत्वाकांक्षी मिशन को अंजाम देने में जुट जाएगा, द गोल्डन रिकॉर्ड्स। जी हाँ, वॉयेजर पर मौजूद सबसे कीमती चीज। हम इंसानों ने दोनों ही वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स पर एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड में धरती पर होने वाली तरह तरह की आवाजें, तस्वीरें, यहाँ के जीवन, कल्चर और दैनिक कामों की तस्वीरें भेजी हैं। इसके अलावा एलियंस के लिए कई संकेत और संदेश हैं, जिनसे वो हमारी धरती पर जीवन, धरती की लोकेशन और हमसे संपर्क करने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी अत्याधुनिक इंटेलिजेंट एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के हाथ लग जाता है, तो असल मायनों में ये मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन तब तक ये हमारे ग्रह, हम इंसानों और हमारी इंसानियत यानी कि मानव जाति को प्रदर्शित करता ब्रह्मांड की सैर करता रहेगा। ये चुपचाप हमारे संदेश को ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों तक लेकर जाता रहेगा। हालांकि हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि संपर्क टूटने के बाद वॉयेजर्स के साथ क्या होगा। क्या ये स्पेसक्राफ्ट वाकई एलियंस तक हमारे संदेश को पहुंचा देगा या फिर इसका अंजाम कुछ और होगा? इसके इर्द गिर्द एक गहरा रहस्य हमेशा बना रहेगा, लेकिन ये तय है कि ये यात्रा आने वाले हजारों, लाखों और अरबों सालों तक भी चल सकती है। इंटरस्टेलर कोलिजन। एक और संभावित परिस्थिति ये हो सकती है कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाएं। हालांकि ऐसा होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि स्पेस हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है और इसके मुकाबले स्पेसक्राफ्ट्स काफी छोटे होते हैं। ऐसे में आमने सामने से किसी ऑब्जेक्ट से इनका टकरा जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इंटरस्टेलर स्पेस बिल्कुल खाली नहीं है, लेकिन बहुत विरल जरूर है। यानी कि इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि इंटरस्टेलर स्पेस में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में एक ही एटम मिल पाता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम की डेंसिटी से भी बहुत कम है। इसलिए यूनिवर्स के इतने वास्ट एक्सपेंस में
स्पेसक्राफ्ट के किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के चांसेस बहुत कम हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में अगर वॉयजर्स किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराए भी तो वो मोस्ट लाइकली एक छोटा सा ग्रेन या फिर इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल हो सकता है, और ऐसे छोटे पार्टिकल से टकराने पर हमारे स्पेसक्राफ्ट को कुछ भी नहीं होगा। पार्टिकल्स का स्मॉल साइज और स्मॉल रिलेटिव स्पीड हमारे वॉयजर्स को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाएगी। इनफैक्ट देखा जाए तो वॉयजर 1 और वॉयजर 2 हमारे सोलर सिस्टम से जाते हुए ऐसे अनेकों ही पार्टिकल्स से टकराए थे, लेकिन इनसे वॉयजर्स की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अगर वॉयजर्स किसी बड़े ऑब्जेक्ट से टकरा जाते हैं, जैसे कि किसी छोटे एस्टेरॉयड या कॉमेट से, तो परिणाम काफी भयानक हो सकते हैं। अभी वॉयजर्स अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, और इतनी रफ्तार पर अगर ये किसी छोटे कुछ सेंटीमीटर डायमीटर के ऑब्जेक्ट से टकरा जाते हैं तो ये घटना कैटास्ट्रोफिक होगी। इस इम्पैक्ट से स्पेसक्राफ्ट तबाह हो जाएगा। इसके टुकड़े मलबे के रूप में अंतरिक्ष में हर तरफ बिखर जाएंगे, और ऐसा अंत हमारे लिए काफी इमोशनल होगा। हम जानते हैं कि इस तरह के कोलिजन में वॉयजर्स का कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफी कम हैं। वॉयजर इस यूनिवर्स के उन हिस्सों में सैर कर रही हैं जो लगभग खाली हैं। वहां कोलिजन होने की संभावना 0 के बराबर है, और ऐसा अगर होगा भी तो वो लाखों साल बाद होगा, और तब तक शायद धरती पर वॉयजर्स इतिहास की किताबों के चैप्टर्स बन चुके होंगे। एंटरिंग अ सोलर सिस्टम। वॉयजर की इस जर्नी में हम एक और विचित्र सिनेरियो को जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि वॉयजर्स अपनी इस यात्रा के दौरान किसी दूसरे सोलर सिस्टम में एंटर कर जाएं, और यही उनके सफर का अंतिम पड़ाव हो। हालांकि इस पूरे सिनेरियो को हम हाइपोथेटिकल ही मानकर चल रहे हैं, और ऐसा होने में लाखों साल लग जाएंगे, लेकिन ये वॉयजर्स की इस यात्रा में एक नया मोड़ साबित होगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में अपनी डिसाइडेड ट्रेजेक्टरी पर कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि वॉयजर 1 कॉन्स्टेलेशन ऑफाइकस की ओर चला जा रहा है, और वॉयजर 2 कॉन्स्टेलेशन सजिटेरियस की तरफ जा रहा है। अगर ये स्पेसक्राफ्ट्स इसी रफ्तार से चलते जाएंगे तो आने वाले 40,000 सालों में वॉयजर 1 एक नॉन सितारे ग्लीज 445 के 1.6 लाइट ईयर के दायरे में पहुंच जाएगा। वहीं वॉयजर 2 इस अनंत ब्रह्मांड में सैर करते हुए करीब 2,96,000 साल बाद एक सितारे रॉस 248 के 4.3 लाइट ईयर के दायरे में होगा। हालांकि हमें ये डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉस्मिक स्केल पर देखें तो ये कुछ भी नहीं है। अगर ये स्पेसक्राफ्ट उन तारों के बेहद नजदीक पहुंच जाते हैं या फिर किसी स्टार सिस्टम के एकदम करीब पहुंच जाते हैं तो उस तारे की वजह से इनकी ट्रेजेक्टरी बदल जाएगी। हो सकता है कि ये स्पेसक्राफ्ट वहां मौजूद सेलेस्टियल बॉडी के बेहद करीब से गुजरें। ऐसे सिनेरियो में वॉयजर्स पहले मैन-मेड ऑब्जेक्ट बन जाएंगे जो किसी दूसरे स्टार सिस्टम में एंटर करेंगे। भले ही हमारे वॉयजर्स किसी दूसरे स्टार सिस्टम को विजिट करेंगे, लेकिन उस समय तक पावर सोर्स न होने की वजह से ये पूरी तरह से इनएक्टिव बने रहेंगे। जब तक ये उस स्टार सिस्टम तक पहुंचेंगे, इनका पावर सोर्स बिल्कुल भी एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा होगा। इसीलिए ना तो ये उन सेलेस्टियल बॉडीज तक कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर पाएंगे और ना ही धरती तक। यानी अगर ऐसा होगा भी तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वॉयजर्स के साथ उनके आखिरी वक्त में क्या हुआ। अगर उस स्टार सिस्टम में इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म मौजूद होगी तो वो जरूर वॉयजर्स को देख लेंगे, और वॉयजर जैसी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को देखकर वो इसे कैप्चर करने की कोशिश भी करेंगे। तो क्या होगा जब ये सिनेरियो सच होगा? डिस्कवरी बाय एलियन सिविलाइजेशन। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स का किसी एलियन सभ्यता के हाथ लग जाना हमारी सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग सोच है। ये सबसे एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज में से एक है कि एक ना एक दिन वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स को किसी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन द्वारा खोज लिया जाएगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स वॉयजर 1 और वॉयजर 2 पर एक गोल्डन रिकॉर्ड है, जो कि हम धरती वासियों की तरफ से उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को भेजा गया एक संदेश है। गोल्डन रिकॉर्ड में ऐसी आवाजें और तस्वीरें हैं जो यहाँ यानी कि इस धरती के जीवन को दर्शाती हैं। 55 भाषाओं में उन एलियंस को ग्रीटिंग्स भेजे गए हैं। डिफरेंट कल्चर्स का म्यूजिक, लोगों और जानवरों की तस्वीरें, धरती के लैंडस्केप्स की तस्वीरें, वो भी गोल्डन रिकॉर्ड में शामिल की गई हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड में उस समय के यूएस प्रेसिडेंट
जिमी कार्टर का एक संदेश भी है, जिसमें ये आशा की गई है कि ये मिशन मानव सभ्यता की एग्जिस्टेंस के किस्से इस ब्रह्मांड में हर जगह, हर कोने तक फैलाएगा और दूसरे मौजूद एलियंस को पता चले कि धरती पर भी कोई रहता है और हम इंसान इस यूनिवर्स में किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए बहुत उतावले हैं। हालांकि इस बात की संभावना न के बराबर है कि वॉयजर्स को कोई एलियन सिविलाइजेशन डिस्कवर कर पाए, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी हम सबको क्यूरियस कर देती है। अगर हम ये मान भी लें कि दोनों में से किसी स्पेसक्राफ्ट को किसी एलियन सभ्यता ने खोज लिया है, लेकिन इस बात का हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। चैलेंज ये भी है कि उन एडवांस एलियंस को गोल्डन रिकॉर्ड्स में भेजे गए मैसेजेस को डिसाइफर करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो एलियंस हमारे बारे में और हमारी पृथ्वी पर पल रहे जीवन के बारे में जान पाएंगे। और इस तरह से देखा जाए तो वॉयजर्स हमारी मानव सभ्यता को इस अनंत ब्रह्मांड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि हम कहें कि अगर वॉयजर्स को एलियंस कभी खोज ही न पाए, तो ऐसा होने के बावजूद भी वॉयजर्स हमारे मानवता के संदेश को लिए इस अनंत ब्रह्मांड में घूमता रहेगा। एक्सप्लोरेशन की यही स्पिरिट हम इंसानों को बेहतरीन बनाती है। द गोल्डन रिकॉर्ड एक रिमाइंडर है कि कैसे हम इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने और इससे जुड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम अकेले नहीं रहना चाहते इस अनंत ब्रह्मांड में। हम कोई साथी तलाश रहे हैं जो इस कॉस्मिक स्केल पर हमें अकेला महसूस न होने दे, और हमें आशा है कि एक न एक दिन हमारा ये प्रयास जरूर कामयाब होगा। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट इतिहास में दर्ज हो जाएंगे और तब तक ये मानव इतिहास में सबसे दूर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट्स बन जाएंगे। हमारे आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करते हुए ये इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं और उससे आगे का रास्ता अनंत है, और इनकी मंजिल हमारे सपनों की तरह असीम है, हमारी कल्पनाओं की तरह अकल्पनीय है। लेकिन इस यात्रा से हम इंसानों ने बहुत कुछ सीखा है। जैसे जैसे हमने वॉयजर के अंत के अलग अलग सिनेरियोज को देखा, हमने इन स्पेसक्राफ्ट्स की रिमार्केबल अचीवमेंट्स को भी याद किया जो ये स्पेसक्राफ्ट पीछे छोड़ते जा रहे हैं। चाहे ये पावर खत्म होने से मिशन खत्म हो जाए, या फिर किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से टकराने से, या फिर ये अरबों किलोमीटर दूर तक, अरबों सालों तक यूं ही इस असीम ब्रह्मांड में तैरते रहें, वॉयजर्स हम इंसानों को हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। ये हमारी मानव सभ्यता की तस्वीर को कुछ यूं पोर्ट्रे करता है कि इंसानी सभ्यता की क्यूरियोसिटी, इंजेन्युइटी और अनजान रहस्यों की खोज करना हमें वाकई इंसान बनाता है। ये मिशन हम इंसानों की शक्तियों के बारे में है कि कैसे इस ब्रह्मांड की असीम दूरियां हमें इसे एक्सप्लोर करने से रोक नहीं सकती। हमें सितारों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। पहले वॉयजर मिशन को जुपिटर और सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 5 साल के मिशन पीरियड के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन वॉयजर्स ने वैज्ञानिकों की अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर काम किया। इसने समय रहते अपने सभी मिशन पूरे किए और फिर इसे आगे के मिशन के लिए इस अनंत अंधकार से भरे इस ब्रह्मांड में एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर दोबारा भेज दिया गया। और आज वॉयजर 1 हमारी धरती से करीब 14 बिलियन माइल्स की दूरी पर मौजूद हैं, और वॉयजर 2 भी ज्यादा पीछे नहीं है, और ये लगातार इस अनंत अंधकार से भरे ब्रह्मांड में लगातार सफर कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि नासा ने इतने ज्यादा डिस्टेंस और हार्श स्पेस कंडीशंस के बावजूद भी इन स्पेसक्राफ्ट्स को इतने लंबे समय तक कैसे ऑपरेशनल बनाए रखा। इन्हें जिंदा रखने के लिए चतुराई, कुशलता, प्रतिभा और शायद थोड़ा लक भी जरूरी था। पावर को केयरफुली मैनेज करना, लगातार एक्यूरेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते रहना और टेक्निकल चैलेंजेस को ओवरकम करना। वॉयजर मिशन टीम ने इन स्पेसक्राफ्ट्स की हिस्टोरिक जर्नी को जारी रखने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वो स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स जो नासा ने इन वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स को 4 डेकेड से भी ज्यादा समय तक ऑपरेशनल रखने के लिए इस्तेमाल की हैं। इन डिस्टेंट एक्सप्लोरर्स को आखिर किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कैसे मिशन टीम ने क्लेवर सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए, और इन स्पेसक्राफ्ट के लिए आगे क्या चुनौतियां हैं जब ये इंटरस्टेलर में अपनी जर्नी को लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। इस कहानी के
हर एक मोड़ पर एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री छिपी हुई है। क्या ये वॉयजर्स हमें इस ब्रह्मांड के और ज्यादा दूर के रहस्य बताने में कामयाब हो पाएंगे? आखिर कब तक नासा इन स्पेसक्राफ्ट्स को जिंदा रख पाएगा? वॉयजर 1 और वॉयजर 2 की ये जर्नी न केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक माइलस्टोन है, बल्कि ये मिशन हमें सिखाता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इनोवेशन और डिटर्मिनेशन के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। द पावर ऑफ आरटीजीज, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स के इतने लंबे समय तक ऑपरेशनल रहने का एक की रीजन है उनका पावर सोर्स, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यानी आरटीजीज। हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स जो सनलाइट पर डिपेंड करते हैं, लेकिन उन्हें डीप स्पेस में यूज नहीं कर सकते, इसलिए वॉयजर स्पेसक्राफ्ट में आरटीजीज को यूज किया गया है। आरटीजीज रेडियो मटेरियल के नेचुरल डिके से जनरेट होने वाली हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स के केस में ये रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लूटोनियम 238 है। आरटीजीज ने वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को लगातार और रिलायबल पावर सप्लाई प्रदान की है, जिसकी वजह से वॉयजर डीप स्पेस में लगातार ऑपरेशनल बना रहा। ये टेक्नोलॉजी विशेष रूप से उन मिशंस के लिए आइडियल है जहां सनलाइट कम होती है और या फिर होती ही नहीं, जैसे कि आउटर प्लैनेट्स और इंटरस्टेलर स्पेस में। प्लूटोनियम 238 का नेचुरल डिके प्रोसेस हीट जनरेट करता है, जिसे थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के माध्यम से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस बिना किसी मूविंग पार्ट्स के होती है, जिससे आरटीजीज बेहद रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग बन जाते हैं। हालांकि समय के साथ प्लूटोनियम 238 का डिके होता है, जिससे पावर आउटपुट धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन फिर भी वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स ने अपने एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये इस मिशन के डिजाइन और इंजीनियरिंग की ड्यूरेबिलिटी का ही नतीजा है। आरटीजीज कैसे काम करते हैं? आरटीजीज एक तरह की न्यूक्लियर बैटरीज हैं जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप के डिके होने पर प्रोड्यूस होने वाली हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स पर हर एक के पास 3 आरटीजीज हैं, जिनमें प्लूटोनियम 238 ऑक्साइड रखा गया है। जब प्लूटोनियम डिके करता है तो हीट रिलीज होती है, जो कि थर्मोकपल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती रहती है। थर्मोकपल्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो टेम्परेचर डिफरेंस होने पर वोल्टेज जनरेट करते हैं। 1977 में जब वॉयजर्स लॉन्च किए गए थे, तब उनके आरटीजीज लगभग 470 वॉट तक इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्लूटोनियम टाइम के साथ डिके होता गया, हीट और कॉन्सिक्वेंटली आरटीजीज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिकल पावर ग्रेजुअली डिक्रीज होती गई। आज आरटीजीज अपने शुरुआती पावर से 40% कम यानी कि अराउंड 250 वाट्स इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस कर पा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स ने अपनी पावर को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज किया है। मिशन टीम ने नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को उनका उपयोग खत्म होने के तुरंत बाद ही बंद कर दिया और इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत केयरफुली प्रायोरिटाइज किया गया है, ताकि वे लिमिटेड पावर के बावजूद भी साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करते रहें। और यही वजह है कि वॉयजर 1 और वॉयजर 2 आज भी इंटरस्टेलर स्पेस से हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। आरटीजीज की इस लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी ने वॉयजर मिशन को एक अद्भुत उदाहरण बना दिया है कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मार्ट इंजीनियरिंग के साथ हम डीप स्पेस में एक लंबे समय तक अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रख सकते हैं। पावर मैनेजमेंट। डिक्रीजिंग पावर सप्लाई के साथ वॉयजर्स को ऑपरेशनल रखने के लिए नासा ने स्पेसक्राफ्ट के पावर कंजप्शन को भी केयरफुली मैनेज किया। बीते सालों में मिशन टीम ने सिस्टमैटिकली नॉन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सिस्टम्स को टर्न ऑफ किया है, ताकि पावर को कंजर्व किया जा सके। इस अप्रोच से क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम और कुछ की साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेशनल बनाए रखना पॉसिबल हो पाया। उदाहरण के लिए वॉयजर टीम ने उन इंस्ट्रूमेंट्स के हीटर्स को टर्न ऑफ किया है जो अब यूज में नहीं है, और ऐसे नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को भी, जैसे कि टेप रिकॉर्डर्स को, जो कि डेटा ट्रांसमिट करने से पहले स्टोर करते थे। इस केयरफुल पावर मैनेजमेंट ने वॉयजर्स को लगातार कम हो रहे एनर्जी रिजर्व्स के बावजूद भी मिशन कंटिन्यू करने दिया। हीट और थर्मल मैनेजमेंट। आरटीजीज के साथ एक और बड़ा चैलेंज है डिकेइंग प्लूटोनियम से जनरेट होने वाली हीट को मैनेज करना। बिल्कुल धरती की ही तरह
स्पेस के कोल्ड वैक्यूम में भी एक्सेस हीट एक प्रॉब्लम बन सकती है। वॉयजर्स एक थर्मल कंट्रोल सिस्टम के साथ डिजाइन किए गए हैं जो हीट रिजेक्शन के लिए ल्यूवर्स और सिस्टम में हीट बनाए रखने के लिए इंसुलेशन का यूज करता है, और ये पूरा सिस्टम स्पेसक्राफ्ट के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ये पूरा थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को उनके ऑपरेशनल टेम्परेचर की रेंज में रखता है। जैसे जैसे समय के साथ आरटीजीज का पावर आउटपुट कम हो रहा है, उनसे जनरेट होने वाली हीट भी डिक्रीज होती जा रही है। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम को भी गर्म रखना मुश्किल होता जा रहा है। वॉयजर टीम को स्पेसक्राफ्ट के पावर और थर्मल मैनेजमेंट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है ताकि इसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स कहीं एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर की वजह से कहीं फेल न हो जाएं। इसके अलावा वॉयजर टीम ने स्पेसक्राफ्ट के ओरिएंटेशन को एडजस्ट करने जैसे इनोवेटिव तरीकों का भी यूज किया है ताकि इंस्ट्रूमेंट को सूरज की हीट से भी थोड़ा गर्म रखा जा सके। ये सब एक कॉम्प्लेक्स डांस की तरह है जहां हर एक डिसीजन स्पेसक्राफ्ट के सर्वाइवल और साइंटिफिक आउटपुट को प्रभावित करता है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी वॉयजर 1 और वॉयजर 2 ने अपनी इनक्रेडिबल जर्नी को आज तक भी जारी रखा है। अब से कुछ अरसे पहले सन 2016 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अनंत ब्रह्मांड से आ रही रोशनी की कुछ किरणों को कैद किया था। ये किरणें धरती से 13.1 अरब लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी अब तक की समझ हमें ये बताती है कि बिग बैंग की घटना भी अब से करीब 13.8 अरब साल पहले घटी थी। यानी ये जो भी ऑब्जेक्ट था इसका बिग बैंग से बहुत ही नजदीकी संबंध था। इसका जन्म भी बिग बैंग से कुछ करोड़ साल बाद ही हुआ था और अब हम इंसान बिग बैंग के राजों से पर्दाफाश करने के बेहद नजदीक आ चुके थे। आइए चलते हैं वक्त में कुछ पीछे और इस घटना की सतह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सन 2016 की इस घटना का फॉलोअप लेते हुए हम आ पहुंचे हैं रिसर्चर्स के उस डेस्क पर जहां इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी। वास्तव में यह है नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, जिसके हबल कंट्रोल रूम में हर वक्त टेलीस्कोप के ऑपरेशंस पर नजर रखी जाती है। सन 2016 के उस रूटीन ऑब्जर्वेशन के दौरान भी यहीं से कमांडिंग का काम जारी था। वैज्ञानिकों की एक टीम खास इवेंट बिग बैंग पर रिसर्च कर रही थी। इस रिसर्च का आधार था ब्रह्मांड की शुरुआत का पता लगाना, बिग बैंग से आई बदलावों को ट्रैक करना और तो और बिग बैंग की वास्तविकता को परखना। लिहाजा इंसानों के पास इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जो एक सबसे मजबूत तर्क था वो यही विस्फोट है। मगर एस्ट्रोनॉमी जगत की अधिकतर थ्योरीज की तरह ये भी एक हाइपोथेसिस यानी कि एक परिकल्पना ही है जो कुछ वैज्ञानिकों की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरती है। मगर इस पर भी किस हद तक भरोसा किया जा सकता है, इसी सवाल का जवाब पाना ही तो हमारी इस रिसर्च का उद्देश्य था, जिसे पूरा करने की कड़ी में वैज्ञानिकों ने अपने काम की शुरुआत की हबल के ऑब्जर्व डेटा की छानबीन से। असल में यह हबल इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन का रीफाइंड डेटा था जिसे अब वैज्ञानिकों की ये टीम स्टडी करने वाली थी। वास्तव में जब सन 1990 में इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, उस दौर में ये टेलीस्कोप एक इंसानी आंख की अपेक्षा 4000 गुना ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकता था। इसका ग्रेफाइट एपॉक्सी से बना ऑप्टिकल सिस्टम लाइट को लेकर बेहद ही ज्यादा सेंसिटिव है, जो कि इसे नॉर्मल विजिबल लाइट के साथ ही नियर अल्ट्रावायलेट और नियर इंफ्रारेड को देखने में भी सक्षम बनाता है। योजना के अनुसार ये टेलीस्कोप 10 से 11 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तक देखने के लिए डिजाइन किया गया था, मगर इस ऑब्जर्वेशन में इसकी लिमिट को पुश करके इसे 13 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले तक लेकर जाया गया। बता दें कि ब्रह्मांड की रचना हुए भी 13.8 बिलियन साल बीत चुके हैं और बिग बैंग के इतना नजदीक पहुंचने वाला ये अब तक का सबसे पहला और इकलौता ऑब्जेक्ट है। दरअसल जब कभी स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अस्तित्व में आता है तो कुछ ऑप्टिकल चेंजेस कैरी आउट करता है, जिससे रोशनी उत्पन्न होती है और यही रोशनी की किरणें जब उस ऑब्जेक्ट से रेडिएट होकर स्पेस में जाती हैं तो अगले कई लाइट ईयर्स तक यूं ही ट्रेवल करती रहती हैं। ऐसे में जब इन्हीं लाइट रेज को कैप्चर कर इमेजिंग की जाती है तो हमें तैयार हुई उस तस्वीर में उस ऑब्जेक्ट का वो पुराना रूप देखने को मिलता है जो उस दौर में हुआ करता था जब ये लाइट रेज स्पेस में एमिट हुई थी। तो आई एम श्योर अब आप लाइट के इस फंडे से जरूर परिचित हो गए होंगे। तो फिर आइए अब वापस रुख करते हैं हबल के बिग बैंग कनेक्शन से। असल में अब से 6 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब हबल ने 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद एक गैलेक्सी GNZ11 से आ रही लाइट रेज को कैप्चर किया था।
ये पहली बार था जब इंसानों ने बिग बैंग के इतना करीब अप्रोच किया हो। एक गैलेक्सी की तस्वीर ने कई सारी कॉस्मिक मिस्ट्रीज से पर्दाफाश कर दिया था, क्योंकि अब हम बिग बैंग के जस्ट बाद बनने वाले गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स के नजारे ले रहे थे। ये गैलेक्सी हमें शुरुआती ब्रह्मांड की कुछ बेहद ही अहम बातों की जानकारी दे रही थी, और बिग बैंग को लेकर अपनी समझ में विस्तार करने के लिए हमने इसी गैलेक्सी से मिले डेटा को आधार बनाया। ऐसे में इस गैलेक्सी की केमिकल कॉम्पोजिशन से लेकर कोरल शिफ्ट तक हर एक छोटी से छोटी बात एंशिएंट यूनिवर्स को समझने के लिए एक अहम सुराग था। वैज्ञानिकों ने इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस बात का भी सटीक अंदाजा लगाया कि ये गैलेक्सी हमसे कितनी दूर है, जिसका फलसफा ये निकला कि मौजूदा वक्त में ये दूरियां बढ़कर 32 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा हो चुकी हैं। इस तेजी से लगातार फैल रहे इस ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चीजों की दूरी निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसा यूनिवर्स के गतिमान रहने के चलते होता है। अगर बात करें स्पेशली गैलेक्सी GNZ11 की, तो ये एक इरेगुलर टाइप की बेहद अधिक रेड शिफ्ट वाली गैलेक्सी है। नो डाउट ये इंसानों की अब तक की खोजी गई सबसे पुरानी और दूर मौजूद आकाशगंगा है। GNZ11 ये नाम ड्राइव किया गया है गैलेक्सी की एक्चुअल लोकेशन से। असल में ये गैलेक्सी गुड्स नॉर्थ फील्ड गैलेक्टिक क्लस्टर में मौजूद है, जिसका स्पेक्ट्रम पर रेड शिफ्ट रेट GNZ11 कोड है। यूँ तो पहली बार इसे सन 2016 में नासा रिसर्चर्स की टीम ने हबल से मिले डेटा को एनालाइज करते हुए खोजा था, मगर फर्दर इस फाइंडिंग्स की डिटेल रिवील करते हुए एजेंसी ने ये बताया कि इसमें इमेजिंग व स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हबल के वाइड फील्ड कैमरा 3 और साथ ही रेफरेंसेस के लिए स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज ओरिजिन्स डीप सर्वे नॉर्थ यानी गुड्स नॉर्थ का भी इस्तेमाल हुआ। कुल मिला के हमें इस गैलेक्सी से मेनली बिग बैंग के बाद फॉर्म होने वाली गैलेक्सीज की फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल पैटर्न्स का पता चला, मगर इसके बेहद दूर होने के चलते इसकी कॉम्पोजिशन और साथ ही इंटरनल सिस्टमैटिक्स आज भी रहस्य बने हुए हैं। लिहाजा ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नासा का नया योद्धा द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इससे भी पर्दा उठा देगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप ये महज एक टेलीस्कोप नहीं, बल्कि इंसानों की अंतरिक्ष में मौजूद आंखें हैं, जो पिछले 30 सालों से निरंतर हमें इस ब्रह्मांड के नजारे दिला रही है। फिर चाहे अरबों लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद किसी गैलेक्सी की तस्वीर लेनी हो या फिर खुद अपने ही सोलर सिस्टम के ग्रहों में झांकना हो, इस टेलीस्कोप ने इंसानों को वो दिया जो आज से पहले तक कोई भी ऑब्जर्वेटरी या टेलीस्कोप नहीं दे पाया था। नो डाउट अगर आज हम इंसान इस ब्रह्मांड को नजदीक से जानते हैं, तो हमारी एक्सप्लोरेशन की इस यात्रा में हमारा साथी हबल टेलीस्कोप रहा है, जिसने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी हाई प्रिसीजन के साथ ऑप्टिकल रिसर्च को कंडक्ट किया, जिसकी बदौलत आज हम इस काले अंतरिक्ष के उन कोनों से भी परिचित हैं जहां हमें सिवाय अंधेरे के कुछ और दिखाई नहीं पड़ता था। लिहाजा वक्त बीतने के साथ साथ हबल कमजोर पड़ता जा रहा है, जिसके चलते इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं, और इसी तेजी से भागते वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नासा ने हबल के सक्सेसर द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इसकी जगह लेने के लिए भेज दिया है। मगर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हबल की लेगेसी पीछे छूट जाएगी। भला स्पेस एक्सप्लोरेशन की ये वो कड़ी है जहां से हम इंसानों ने अपनी खुली आंखों से इस कायनात को देखना शुरू किया था। तो आइए चलते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप के इस मैजेस्टिक सफर पर और जानते हैं हबल के 5 सबसे सफल अभियानों के बारे में, बल्कि उन 5 महान खोजों के बारे में जिनके होने से खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के जगत में क्रांति आई थी। यूँ तो आज से पहले भी हम कई दफा हबल के मुश्किल सफर पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर इस अड़चन भरी राह का मुख्तसर जायजा लें तो हमें मालूम होगा कि ये सफर शुरू हुआ था सन 1970 के दशक से, जब नासा को कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में रिसर्च करने की जरूरत महसूस हुई थी। ऐसे में इस हाई लेवल और बेहद कॉम्प्लेक्स रिसर्च की शुरुआत का पहला कदम था एक ऑब्जर्वेटरी को तैयार करना, एक ऐसी अत्याधुनिक ऑब्जर्वेटरी जिसमें बेहद बड़े कॉस्मिक डिस्टेंसेस को देखने की क्षमता हो, जो अब तक बनी किसी भी ऑप्टिकल रिसर्च लैब से ज्यादा हाईटेक और मैसिव हो। ऐसे में स्पेस टेलीस्कोप का आइडिया सामने आया। जी हाँ, एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में स्थापित होगा, जिसमें बेहद उन्नत ऑप्टिकल टेलीस्कोपिक मैकेनिज्म होने के साथ ही अल्टीमेट प्रिसीजन वाला कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी होगा। खैर, आज ये बातें जितनी आम और आसान लगती हैं, उस वक्त में इन्हें सोचना भी असंभव लगता था, और इसी नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाने के लिए नासा ने 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त में ढेरों इन्वेंशंस, टेक्निकल डेवलपमेंट्स, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के जरिए
इंजीनियरिंग के इस नायाब नमूने को दुनिया के सामने रख दिया। वो तारीख थी 24 अप्रैल सन 1990 की, जब नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च पैड पर खड़े डिस्कवरी स्पेस शटल ने आसमान की ओर उड़ान भरी और हमेशा के लिए हमारी इस महान खोज हबल स्पेस टेलीस्कोप को लेकर आसमान के उस पार चल दिया, जहां इस सफल लॉन्च के बाद पूरी दुनिया में वैज्ञानिक खुशी से झूम रहे थे। वहीं ह्यूस्टन टेक्सास के इस कंट्रोल रूम में गहमा गहमी अपने चरम पर थी। वैज्ञानिकों के हाथ पैर फूले हुए थे, क्योंकि नासा के इंजीनियर से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, जिसका खामियाजा अब उन्हें उठाना पड़ रहा था। असल में जब हबल स्पेस टेलीस्कोप की टेस्टिंग प्रोसेस खत्म करके एक्चुअल वर्किंग की शुरुआत हुई, तो मंजर हैरान और परेशान करने वाले थे, क्योंकि हबल से ली जा रही तस्वीर में एक कॉमन एरर आ रहा था, और वो एरर था जायरोस्कोपिक फेलियर, जिसके चलते हबल अपनी एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट को मेंटेन नहीं रख पा रहा था, और लंबे वक्त तक ऑब्जेक्ट्स पर ऑप्टिकल फोकस न हो पाने के चलते सभी इमेजेस ब्लर हो रही थीं। इसके बाद तो मानो उस दौर के नासा एडमिनिस्ट्रेटर की सांसें तक रुक गई थीं। और हो भी क्यों ना, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके अगर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखी जाए तो वो $16 बिलियन बैठती है, और ये प्रोजेक्ट अपने फेलियर के कगार पर था। ऐसे में यूएस गवर्नमेंट को पब्लिक और ऑपोजिशन की भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। और जब बात नासा की साख पर आई, तो नासा के टॉप ऑफिशियल्स ने एक बड़ा फैसला किया, और वो फैसला था इतिहास में पहली बार किसी ऐसे स्पेस मिशन को कंडक्ट करने का, जिसका मोटिव अंतरिक्ष में ही मौजूद किसी सैटेलाइट को रिपेयर करना था। ये न केवल रिस्की बल्कि हद से ज्यादा चैलेंजिंग भी साबित हुआ, मगर आखिरकार सन 1993 के दिसंबर महीने में पूरे 35 घंटों की स्पेस वॉक के बाद 7 एस्ट्रोनॉट्स के दस्ते ने हबल में आई खामियों को दूर किया और दोबारा से इस ऑब्जर्वेटरी को एक क्लियर विजन दिया, और यहीं से हबल की इस अनंत ब्रह्मांड को देखने की यात्रा शुरू हुई। आइए अब जानते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप की 5 सबसे महान और क्रांतिकारी खोजों के बारे में। नंबर 1, हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम इंसान आजकल से नहीं बल्कि पिछले कई सदियों से ढूंढते आ रहे हैं, और हमारी इसी तलाश का अंत हुआ हबल की कुछ कैलकुलेशंस पर। असल में सन 1920 के दशक में जब सर एडविन हबल ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पर रिसर्च करना शुरू किया, तो उन्होंने ये पाया कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के परे और भी बहुत सी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। यानी ये ब्रह्मांड अरबों गैलेक्सीज के समूह से बना एक मैसिव स्पेस है, जिसमें गैलेक्सीज के अनेकों क्लस्टर्स मौजूद हैं, और इन्हीं गैलेक्टिक क्लस्टर्स की फिजिक्स को समझकर हम इस ब्रह्मांड की एज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे एज को कैलकुलेट करने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हबल ने भी यूनिवर्स की एज को कैलकुलेट करने में हमारी बहुत मदद की थी। एस्ट्रोफिजिक्स के लिए ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नया था, जिसमें एज की कैलकुलेशन के लिए मैटर नहीं बल्कि एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स का बेहद प्रिसाइजली एनालिसिस किया जाना था, और इसी कैलकुलेशन के लिए हमें डेटा मुहैया कराया द ग्रेट हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। और यही वजह है कि आज हम ये जान पाए हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड आज से 13.8 बिलियन साल पहले अस्तित्व में आया था। नंबर 2, द रेट ऑफ द यूनिवर्स एक्सपेंशन। बिग बैंग थ्योरी का एक हिस्सा एक्सपेंड हो रहे यूनिवर्स की ओर भी इशारा करता है। अब चूंकि बिग बैंग ही वो थ्योरी है जिसे हम इंसानों ने इस ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण माना है, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि आखिर किस तरह से आज से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले मैटर की कसावट में विस्फोट होने से ये ब्रह्मांड गतिमान हुआ, और उसे भीषण धमाके के चलते आज भी पूरा ब्रह्मांड गतिशील है। हर पल हर क्षण सभी हेवनली बॉडीज फ्री स्पेस में मूव कर रही हैं। इन शॉर्ट बिग बैंग के इतने सालों बाद भी मैटर हमसे दूर जा रहा है। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर मैटर का ये एक्सपेंशन किस स्पीड से हो रहा है? असल में किस दर से ये दूरियां बढ़ रही हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हबल की कैलकुलेशंस का सहारा लिया गया है। वैज्ञानिक समीक्षा के बाद मिले डेटा ने हमें ये बताया कि हमारी सृष्टि लगभग 70 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगापार्सेक की गति से दूर जा रही है। यानी कि अगर कोई गैलेक्सी हमसे 1 मेगापार्सेक यानी लगभग 32.6 लाख किलोमीटर दूर है, तो वो गैलेक्सी हमसे 70 किलोमीटर की गति से दूर जा रही है। इसी आधार पर यदि वो 2 मेगापार्सेक की दूरी पर है, तो सिंपली वो हमसे 140 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है। ये खोज इस यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत अहम हो जाती है। बात करें अगर हबल की तीसरी महान खोज के बारे में, तो वो थी ब्लैक होल्स को लेकर। जी हाँ, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें एस्ट्रोनॉमी की डीप नॉलेज देते हुए ये भी समझाया कि लगभग हर आकाशगंगा के बीचों बीच एक ब्लैक होल भी होता है, जिसे हम सुपर मैसिव ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ये ब्लैक होल ही गैलेक्सी पर पड़ रहे सभी रोटेशनल और एक्सियल फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
यानी किसी भी गैलेक्सी के लिए एक ब्लैक होल ही फंडामेंटल ऑपरेटर होता है। यानी कल तक जिसे हम दानव समझते आ रहे थे, वो रक्षक की तरह किसी गैलेक्सी को चलायमान रखता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के पास भी अपना खुद का एक सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसे रिसेंटली वैज्ञानिकों ने देखा है। क्या आप भी उसे देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमारे इस वीडियो को देखिए, लिंक आपको आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह पर मिल जाएगा। एनीवेज दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हबल की चौथी सबसे बड़ी खोज प्लूटो की ओर। एक्चुअल में हबल के पावरफुल ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन का ही नतीजा है कि आज हम अपने ग्रह से 5.8 बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद प्लूटो के 2 चंद्रमाओं नेक्स और हाइड्रा से भी वाकिफ हैं। वास्तव में हबल स्पेस टेलीस्कोप न केवल हाई लेवल यूनिवर्स मैपिंग और लाइट रे स्टडी करने के लिए बनाया गया, बल्कि इसे बनाने का एक उद्देश्य हमारे खुद के सोलर सिस्टम के राजों से भी पर्दा उठाना था। तभी तो वक्त वक्त पर इसके जरिए आउटर प्लैनेट्स पर भी स्टडीज कंडक्ट की गई और इन्हीं खोजी अभियानों में हमने प्लूटो के 2 चंद्रमाओं नेक्स और हाइड्रा को देखा था। किसी भी स्पेस टेलीस्कोप के लिए इतनी छोटी सी चीज को ट्रैक करना और यहाँ तक कि उसकी तस्वीर कैप्चर करना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि अब भी इनकी संरचना और टोपोग्राफी को लेकर गहरा संशय बना हुआ है। तो फाइनली अब बात करते हैं हबल की सबसे अहम खोज डार्क मैटर मैपिंग पर। डार्क मैटर एक ऐसा तिलिस्मी पदार्थ है जो खुली आंखों से तो नहीं दिखता, मगर उसके अस्तित्व से ही इस ब्रह्मांड का अधिकतर भाग मौजूद है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आज हम इस कायनात में जिस पदार्थ को देख पा रहे हैं वो लैम्डा सीडीएम मॉडल के अकॉर्डिंग महज 20% है। बाकी बचा हुआ 80% यही रहस्यमयी डार्क मैटर है। और इसी डार्क मैटर की तलाश में हबल ने ब्रह्मांड की फिजिक्स को समझा। हालांकि हबल के मिरर्स भी इस डार्क मैटर को देखने में नाकाम हैं, मगर इसके बावजूद भी वैज्ञानिक इसके जरिए डार्क मैटर को ट्रैक करने में कामयाब रहे। असल में उन्होंने हबल द्वारा ली गई 135 लेंस्ड इमेजेस, जिनके बैकग्राउंड में 42 अलग अलग गैलेक्सीज दिख रही थी, उन्हें पढ़ना शुरू किया। इन गैलेक्सीज के दरमियान मौजूद फर्क और इंफ्रारेड डेविएशन की स्टडी से डार्क मैटर की स्थिति का पता लगा, जिसे इन द एंड इस मैप में लोकेट किया जा सकता है। 1 जनवरी सन 1925 वो तारीख थी जब हम इंसानों ने इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज की थी। ये वो तारीख थी जब महान कॉस्मोलॉजिस्ट सर एडविन हबल ने इस बात का खुलासा किया था कि केवल मिल्की वे ही इस ब्रह्मांड की एकमात्र गैलेक्सी नहीं है, बल्कि उसके जैसी और भी ढेरों आकाश गंगाएं वजूद में हैं, जिनके कलेक्टिव ग्रुप से ही हमारे इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस एक थ्योरी ने पूरे के पूरे एस्ट्रोनॉमी जगत को हिला कर रख दिया, क्योंकि इसके बाद एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस और बिग बैंग थ्योरी की एंट्री हुई और देखते ही देखते कब इंसानों का इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया, ये पता ही नहीं चला। अब हम अपनी गैलेक्सी से आगे बढ़कर दूसरी नजदीकी गैलेक्सीज और कॉन्स्टेलेशन के ऑब्जेक्ट्स को भी कंसीडर कर पा रहे थे। इसी बीच जब सर एडविन हबल ने दूर दराज की गैलेक्सीज के पैटर्न को नोटिस किया, तो ये पाया कि इन गैलेक्सीज की रेसेशनल वेलोसिटी और हमारी धरती से उनका डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आसान शब्दों में, जितनी दूर हमसे ये आकाश गंगाएं मौजूद हैं, उतनी ही ज्यादा इनकी आगे बढ़ने की गति भी है। एस्ट्रोनॉमी के इस नियम को हबल्स लॉ का नाम दिया गया। हालांकि देखने में तो ये नियम बेहद सिंपल और इजी सा लगता है, मगर ये अपने भीतर इस ब्रह्मांड की एक बेहद ही बड़ी मिस्ट्री को समाये हुए है। साथ ही इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलने वाला हबल कांस्टेंट भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। ऐसे में यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर हबल टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन हमें ब्रह्मांड के तारों के बारे में क्या बताना चाहती है और हम अपनी इस कायनात को लेकर क्या गलत समझ रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के इस सभी मिथ्स को डिबंक करेंगे आज के इस एपिसोड में, तो बने रहें इस सफर में बिल्कुल अंत तक, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री के सीक्रेट गेटवे से रूबरू हो चुके होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। बीते वक्त में जब कभी वैज्ञानिकों ने हबल्स कांस्टेंट को निकालने की कोशिश की, तो हर बार एक नया उलझा देने वाला नंबर ही सामने आता था, जिसने इस गुत्थी को सुलझाने की बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया, जिस कारण हम अब तक की सबसे बड़ी कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाए हैं। मगर आज भी कोशिशें जारी हैं। आज भी कई एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट इसे कैलकुलेट करने में जुटे हुए हैं। लिहाजा इन सब से दूर इस बात की तह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भला ये कांस्टेंट हमें बताता क्या है। आखिर इस हबल कांस्टेंट की वैल्यू मालूम पड़ने से क्या बदलाव आ जाएगा, आइए जानते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को नजदीक से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर दो डिफरेंट एंटिटीज हैं।
पहली है इन गैलेक्सीज की रेसेशनल वेलोसिटी और दूसरी एंटिटी है इन गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस। और ये इक्वेशन इन दोनों ही एंटिटीज के बीच मैथमेटिकल रिलेशन को जाहिर करता है। इस इक्वेशन के अनुसार अगर हम गैलेक्सीज की रेसेशनल वेलोसिटी को किलोमीटर पर सेकंड और डिस्टेंस को मेगा पार्सेक यूनिट में कैलकुलेट करें तो उससे निकलने वाला रिजल्ट किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक की यूनिट के साथ आएगा। इसे और बेहतर समझने के लिए फर्ज कीजिए कि हबल कांस्टेंट की वैल्यू 100 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक है, तो उसका मतलब ये होगा कि हर एक मेगा पार्सेक के फासले पर गैलेक्सी 100 किलोमीटर पर सेकंड की एडिशनल रेसेशनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। जिससे ये बात मैथमेटिकली भी प्रूव होती है कि जैसे जैसे गैलेक्सीज दूर जाती हैं उनकी रफ्तार में भी इजाफा होता जाता है। इसी हबल कांस्टेंट को फिजिक्स की लैंग्वेज में h0 से डिनोट किया जाता है। कॉस्मोलॉजी की दुनिया में ये नंबर एक बेहद अहम भूमिका रखता है, क्योंकि इसके जरिए बिग बैंग से लेकर अब तक ब्रह्मांड के सभी स्वरूपों को समझा जा सकता है। यही वो नंबर है जो हमें यूनिवर्स से जुड़ी तमाम गुत्थियों के हल मुहैया करा सकता है। तो फिर ऐसी क्या समस्या है कि हमारे वैज्ञानिक इसकी कैलकुलेशन करने में हर बार नाकाम होते आए हैं और आज इस खोज के तकरीबन 100 साल बाद भी ये मिस्ट्री ज्यों की त्यों बनी हुई है? इस सवाल का जवाब तो खुद इस सवाल में ही छिपा हुआ है। दरअसल हबल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहली उस गैलेक्सी की रेसेशनल वेलोसिटी, यानी वो गति जिससे वो आकाशगंगा अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही है, और दूसरा अर्थ की रिस्पेक्ट में उस गैलेक्सी का डिस्टेंस। किसी भी गैलेक्सी की रेसेशनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम वहां से आ रही स्पेक्ट्रल वेव्स की वेवलेंथ शिफ्ट को नोटिस करते हैं, जिसे कॉस्मोलॉजिकल शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे ट्रैक करना बेहद इजी और सिंपल है, इसलिए इस पॉइंट पर कोई समस्या नहीं आती। मगर इस इक्वेशन का दूसरा पैरामीटर डिस्टेंस हमारे लिए हमेशा से ही एक परेशानी बना रहा है। किसी भी गैलेक्सी के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उनके सेफिड वेरिएबल्स को स्टडी करना। आसान भाषा में ये वो तरीका है जिसमें लाइट के फर्क को मैथमेटिकल टाइम के साथ रिलेट करके डिस्टेंस का पता लगाया जाता है। लगभग हर किसी तारे या फिर आकाशगंगा से दूरी को मापने के लिए इसी अमल को इस्तेमाल में लिया जाता है। इस कड़ी में किसी भी बॉडी के ल्यूमिनस गैप्स के कैलकुलेशंस के आधार पर उनके फासलों का पता लगाया जाता है। ग्राफ में देखने पर पहले ल्यूमिनोसिटी घटती हुई नजर आती है, फिर एक पॉइंट के बाद वो दोबारा बढ़ने लगती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस ब्रह्मांड के कई हिस्सों पर ये स्टडी की और वहां से ऑब्जर्वेशन वैल्यूज कैलकुलेट की, जिन्हें फर्दर अर्थ से उन सेम ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी को कंपेयर किया गया और इस इक्वेशनल स्टडी के बाद फाइनली वो डिस्टेंस फाइंड आउट किया। और इन्हीं सब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस के बाद सर एडविन हबल ने हबल कांस्टेंट की वैल्यू 500 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक कैलकुलेट की थी। उन्होंने इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए 46 डिफरेंट गैलेक्सीज के डिस्टेंस और रेसेशनल वेलोसिटीज को फाइंड आउट कर इक्वेट किया था, जिसके बाद वो इस फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच पाए थे। एडविन हबल द्वारा कैलकुलेट की गई ये वैल्यू आज के वक्त के मॉडर्न साइंस द्वारा कंसिडर की जाने वाली वैल्यू से 7 गुना ज्यादा है। मगर यहाँ समस्या ये है कि हम सेफिड मेथड का प्रयोग केवल 1 किलो पार्सेक से लेकर 50 मेगा पार्सेक के डिस्टेंस के भीतर आने वाली ऑब्जेक्ट्स के लिए ही कर सकते हैं। यानी 50 मेगा पार्सेक के डिस्टेंस के बाद आने वाली गैलेक्सीज के लिए ये वैल्यू वैलिड नहीं रहेगी और न ही उनका ऑब्जर्वेशन इस हबल कांस्टेंट के साथ कर पाएंगे। अगर हमें उससे आगे भी सटीक जानकारी चाहिए तो कुछ और इससे ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। और यहाँ इस कहानी में एंट्री होती है टाइप 1A सुपरनोवे की। टाइप 1A सुपरनोवे एक बाइनरी सिस्टम है जिसमें एक जाइगेंटिक व्हाइट डॉर्फ के साथ कोई भी एक कंपेनियन स्टार कोलाइड करते हैं और एनर्जी का एक हाइपर क्लस्टर क्रिएट करते हैं। और एंड में जब इसका एक्सप्लोजन होता है तो ये एक बेहद ही इंटेंस लाइट रेज को रेडिएट करते हैं, जिनकी मदद से हम फर्दर यूनिवर्सल डिस्टेंस की अपनी समझ को और भी ज्यादा बढ़ा पाते हैं। 50 मेगा पार्सेक के डिस्टेंस से कई गुना ज्यादा दूर तक हम इन एक्सप्लोजन इम्पैक्ट्स की सहायता से देख पाते हैं। इन्हीं सुपरनोवे की स्टडी करने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा शूज यानी कि सुपरनोवे H0 फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ डार्क एनर्जी अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स को स्टडी करके रेफरेंस क्रिएट किए जाएंगे और उनके द्वारा जाइगेंटिक डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर हबल कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जाएगा। रिसेंटली साल 2019 में आई हबल शूज की रिपोर्ट ने हबल कांस्टेंट की वैल्यू 74 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार्सेक होने का दावा किया, जबकि यूनिवर्स को स्टडी कर रहे वैज्ञानिकों की एक एलीट टीम ने अपनी स्टडी में इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए एक दूसरी वैल्यू दी और ये वैल्यू थी
67 से 68 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगापार्सेक, जो कि हबल की इस वैल्यू से कहीं ज्यादा कम थी। हालांकि टीम हबल ने यहीं पर हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने हबल की 10,000 ऑर्बिट्स और 10 के करीब सुपरनोवा एक्सप्लोजन ट्रैक रिपोर्ट्स को ऑब्जर्व कर एक नई वैल्यू ऑब्टेन की, और ये वैल्यू थी 73 ±1 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगापार्सेक, जो स्टिल वैज्ञानिकों द्वारा मापी गई वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। मगर ये वैल्यू भी हबल की 2019 की कैलकुलेशंस को वेरीफाई कर रही थी। लिहाजा आज भी हबल कांस्टेंट की इस वैल्यू को लेकर संशय बरकरार है। हम आज भी इस एक्चुअल वैल्यू को लेकर कंफ्यूज्ड और डाउटफुल हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नासा का फ्लैगशिप टेलीस्कोप JWST इस गुत्थी को सुलझा सकेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एड़ी चोटी का जोर और कांटे की टक्कर, डंके की चोट और जोरदार भिड़ंत के साथ शुरुआत होती है आज के इस मुकाबले की। इस मुकाबले में एक और है हाल ही में लॉन्च हुआ नासा का नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप जेम्स वेब, तो वहीं दूसरी ओर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है पिछली सदी का सबसे महान और शक्तिशाली हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे आज से करीब 30 साल पहले अंतरिक्ष में तैनात किया गया था और तब से लेकर आज तक बदस्तूर अपने ऑपरेशंस को जारी रखे हुए है। इस स्पेशल एपिसोड में हम इन दोनों ही लेजेंडरी टेलीस्कोप्स को कई अलग अलग एस्पेक्ट्स पर कंपेयर और जज करेंगे। साथ ही हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई ब्रह्मांड की कुछ तस्वीरों को न्यूली रिलीज्ड वेब इमेजेस से भी कंपेयर करेंगे, जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि आखिर दोनों में से कौन सा टेलीस्कोप इस मुकाबले का विजेता है। तो इस भिड़ंत का नतीजा जानने के लिए, इस ब्रह्मांड के तमाम रंगों को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन की विद अ क्विक रिकैप। ये है नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि एक पास्ट जनरेशन टेलीस्कोप है, क्योंकि अब इसका वारिस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष की रणभूमि में उतर चुका है। तो ये बात तो जाहिर है कि इसमें यूज हुई टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स वेब के कंपैरिजन में काफी पुराने और कमजोर पड़ गए होंगे, जिसके चलते इसकी एक्टिव ऑपरेशनल स्ट्रेंथ में कुछ तो गिरावट आई ही होगी। लिहाजा आज भी ये सुदूर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े इलाके को देख पाने में काबिल है। आज भी ये अंतरिक्ष में हमें तस्वीरों का अपना कलेक्शन भेज रहा है, जिससे धरती पर बैठे वैज्ञानिकों और स्कॉलर्स को नई नई डिस्कवरीज और थ्योरीज गढ़ने में मदद मिल रही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का साइंस और एस्ट्रोनॉमी को लेकर कंस्ट्रक्शन फिनोमिनल था, जिसे शायद भविष्य का कोई भी टेलीस्कोप मैच नहीं कर पाएगा, और वो इसलिए क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप इस संसार का पहला स्पेस टेलीस्कोप था। एंड यू नो, फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल। मगर फर्स्ट मूवर होने के साथ ही हबल एक फास्ट मूवर भी रहा। उसने सन 2000 से लेकर 2010 के दशक में कई हैरान कर देने वाली खोजें की। ब्रह्मांड और एस्ट्रोनॉमी के जिन सवालों में हम सदियों से उलझे हुए थे, हमें उनके जवाब दिलवाए, और आज ये बूढ़ा हो चला है तो अंतरिक्ष में इसकी जगह लेने को तैयार है इसका उत्तराधिकारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे अभी अपनी मंजिल धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैग्रांज पॉइंट L2 पर पहुंचे अभी कुछ महीने ही बीते हैं, और इसने अभी से बड़े बड़े कारनामे करना शुरू कर दिए हैं। हम ये कंपैरिजन करेंगे टोटल 10 अलग अलग पॉइंट्स पर, जिसमें इन टेलीस्कोप्स की काबिलियतों के साथ ही पास्ट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर मार्किंग होगी, और जो टेलीस्कोप इस मुकाबले में ज्यादा पॉइंट्स ले जाएगा वही होगा इस कंपटीशन का विनर। तो आइए बढ़ते हैं पहले पॉइंट, मेजरमेंट्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस की ओर। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे आज से तकरीबन 32 सालों पहले 24 अप्रैल सन 1990 की तारीख को लॉन्च किया गया था, वो स्पेस एजेंसी नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा संचालित किया जाता है। यहीं से इस टेलीस्कोप के ऑपरेशंस के लिए जरूरी सभी कमांड्स ली और दी जाती हैं। बैक इन द टाइम इसे प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कंस्ट्रक्ट किया था। वहीं जहां बात आती है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, तो ये 3 डिफरेंट स्पेस एजेंसीज नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट वेंचर है, जिसे रिसेंटली बीते साल सन 2021 में क्रिसमस डे के दिन लॉन्च किया गया था। इस टेलीस्कोप के कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी 2 अमेरिकन एरोस्पेस कंपनीज नॉर्थरोप ग्रूमैन और बॉल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज की थी। इसे बनने में अब तक का सबसे लंबा वक्त पूरे 30 साल लगे थे। इन 30 सालों में दर्जनों बार इसकी डेडलाइंस मिस की गईं, और तब जाकर कहीं इसे फाइनली लॉन्च किया गया। बात करें अगर मिशन बजट की, तो साल 1990 में लॉन्च हुए हबल स्पेस टेलीस्कोप को बनाने में उस वक्त $1.5 बिलियन का खर्चा आया था, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के $10 बिलियन के मैसिव बजट से कहीं कम था। मगर यहाँ इन्फ्लेशन और मिशन की एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑनगोइंग कॉस्ट का कोई स्पष्ट ब्यौरा मौजूद नहीं है।
अगर एक नजर डालें इन दोनों ही टेलीस्कोप्स के साइज और डायमेंशंस पर, तो हबल स्पेस टेलीस्कोप 43.5 फीट लंबा और 14 फीट के करीब चौड़ा है। इसके पास 2 मैसिव फोल्डेबल सोलर पैनल्स भी हैं, जो इसके दोनों साइड्स पर माउंटेड हैं। धरती पर इसका वजन 12,246 किलो था, यानी कि आकार में ये किसी नॉर्मल बस जितना बड़ा है और वजनी भी। हालांकि इसमें लगे सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोपिक मिरर का डायमीटर 7.8 फीट है, जो कि शेप में सर्कुलर है। वहीं इसके प्रतिद्वंदी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डायमेंशंस इससे कहीं ज्यादा मैसिव और डोमिनेटिंग है। इसमें लगा मिरर सेगमेंट 21 फीट 4 इंचेस बड़ा है, जो कि कुल 18 छोटे गोल्ड प्लेटेड मिरर से मिलकर बना है। JWST का प्राइमरी मिरर एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है, जबकि उसमें लगी ये फोल्डेबल सनशील्ड्स जाइगेंटिक 70 फीट लंबी और 46 फीट चौड़ी है। ओवरऑल इस स्पेसक्राफ्ट का वजन 6,500 किलोग्राम है, जो कि एक भारी भरकम कमर्शियल ट्रक के बराबर है। आइए अब इन दोनों ही टेलीस्कोप्स में लगी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। 30 सालों से अंतरिक्ष में अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा हबल स्पेस टेलीस्कोप विजिबल लाइट्स की डिटेक्शन पर काम करता है। वहीं आइकॉनिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने में कारगर है, जिस कारण इसका फील्ड व्यू एरिया हबल की अपेक्षा काफी ज्यादा है। जितने वाइड स्पेक्ट्रम पर वेब टेलीस्कोप काम कर सकता है, उतना हबल का काम कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल आंखों से दिखने वाली विजिबल लाइट रेज के प्रति ही सेंसिटिव है। सो इससे एक बात तो क्लियर है कि विजन के मामले में JWST क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आता है। नो डाउट इसमें कुछ ज्यादा एडवांस्ड, मॉडर्न और हाई प्रिसीजन युक्त टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होने के चलते इससे मिलने वाले इमेजिंग रिजल्ट्स हबल से कई गुना ज्यादा बेहतर होंगे, और हाल ही में ये बात पूरी तरह से साबित भी हो चुकी है। इस बात पर मोहर लगाते हुए वेब डीप फील्ड, जो कि वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर है, उसने ये बात 100% सिद्ध कर दी है कि वो हबल से कई गुना ज्यादा डिटेल्ड और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को प्रोड्यूस कर सकता है। Anyways, now it's time for point number 3, the operational features. हबल स्पेस टेलीस्कोप लैस है कुल 3 मेजर साइंटिफिक डिवाइसेस से, जिसमें ऑब्जर्वेशनल कैमराज, स्पेक्ट्रोग्राफ्स और इंफेरोमीटर्स शामिल हैं। वहीं जेम्स वेब में इंस्ट्रूमेंट्स की संख्या 4 है, जिसमें ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट, इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल, स्पेसक्राफ्ट बस जिसमें की सभी फोटोमेट्रिक सेंसेशन डिवाइसेस मौजूद हैं, और अंत में सूरज की तेज रोशनी से उत्पन्न होने वाली ग्लेयर से बचने के लिए सनशील्ड शामिल है। बेशक JWST हबल की अपेक्षा संख्या एवं उन्नत तकनीक में अधिक साइंटिफिक पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट से लैस है, जो कि इसकी फील्ड ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चौथा और एक अहम एस्पेक्ट है मिशन ड्यूरेशन, यानी कि पूरे अभियान की अवधि। अब स्पेस टेलीस्कोप की फील्ड में टाइम और पैसा बहुत मैटर करता है, बिकॉज यही वो पॉइंट है जो किसी भी मिशन को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल करार देने में काबिल होता है। जस्ट बिकॉज इन्हें तैयार करने में कई सालों इवन कई दशकों तक का वक्त लग जाता है, इसलिए इनके मिशन ड्यूरेशन का लंबा होना बहुत जरूरी बन जाता है। 20 सालों के वक्त और $1.5 बिलियन के खर्च पर बनकर तैयार हुआ हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में पिछले 32 सालों से एक्टिव है, और नासा के अनुमान के मुताबिक ये अगले 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा। हालांकि इसके लॉन्च से पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये मिशन अगले 15 सालों तक लास्ट करेगा, मगर आज भी जब साल 2022 आधा बीत चुका है, तो भी ये बखूबी काम कर रहा है और आए दिन नई नई खोजें करता जा रहा है। नासा के अनुसार इसे आगे आने वाले 10 से भी अधिक सालों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी कि सन 2035 से 40 के बीच कहीं जाकर इसकी रिटायरमेंट होगी। बाकी बात जहां तक जेम्स वेब की है, तो इसे 30 सालों का वक्त और $10 बिलियन के बेहद ज्यादा बजट के साथ बनाकर तैयार किया गया है, और ये अपेक्षित है कि ये अगले 10 सालों तक अपनी सर्विस दे पाएगा। एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर पॉइंट नंबर 5, द हिस्ट्री। वेल, इन सभी टेक्निकलिटीज और भारी भरकम बातों से एक बात तो साफ हो रही है कि हर मोर्चे पर वेब टेलीस्कोप हबल को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, मगर अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां इनके बीच होने वाली टक्कर में दोनों ही पलड़े काफी भरे हुए होंगे, क्योंकि ये है सवाल इतिहास, यानी किस टेलीस्कोप ने इतिहास के पन्नों को ज्यादा रंगों से भरा, किसने कितनी अचीवमेंट्स हासिल करी और कब कब ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी की आंखें खोली। इस मामले में हबल स्पेस टेलीस्कोप का तो आर्काइव कई सारी इनक्रेडिबल डिस्कवरीज और किस्सों से भरा पड़ा है। भला ये 30 सालों से अंतरिक्ष में यही काम तो करता आ रहा है। इसने अपने प्राइम फेज के दौरान बहुत सी मिस्ट्रीज को सुलझाया
हमें ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हासिल करवाए जिनकी तलाश में वैज्ञानिक कई सदियों से जुटे हुए थे। इस टेलीस्कोप के डेटा से ही हमने बहुत सी गैलेक्सीज, स्टार्स, क्लस्टर्स और एक्सोप्लैनेट्स की खोज की, जिन पर लाइफ से लेकर फिजिक्स तक समझने की ढेरों संभावनाएं मौजूद हैं। और तो और जिन मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के फेजेस को आज हम विटनेस कर रहे हैं, उसे किक स्टार्ट करने में सारा खेल हबल का ही तो था। और जब ये टेलीस्कोप खत्म होकर हमेशा के लिए चला जाएगा तो अपने पीछे वो लेगेसी छोड़ जाएगा जिसका मुकाबला करना किसी भी टेलीस्कोप के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा। एनीवेज, यहाँ बात जहाँ तक न्यूली लॉन्च्ड वेब स्पेस टेलीस्कोप की है तो उसका इस मामले में कुछ और ही नजरिया है। फिलहाल तो वो एक न्यू प्लेयर है, इसलिए उसकी लेगेसी को डिफाइन करना तो मुश्किल है, मगर उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना आसान है। हमें ये तो नहीं पता कि आगे हम उस टेलीस्कोप से क्या करने वाले हैं, मगर एक बात पूरी तरह से साफ है, और वो ये कि वो जहाँ पर भी नजरें डालेगा वहाँ के राजों को इंसानों के समक्ष खोल कर रख देगा। जब जब भी इस टेलीस्कोप की बात होगी तो हम कॉस्मोलॉजी के इस करबट लेते हुए युग को याद करेंगे। और कुल मिलाकर ये सभी बातें हमारे साथ साथ इन किताबों में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी, जिन्हें पढ़कर हमारी फ्यूचर जनरेशंस ताज्जुब करेंगी कि आखिर हमारी एस्ट्रोनॉमी की समझ कैसे कैसे अलग अलग वक्त पर ट्रांसफॉर्म और एक्सपैंड हुई। अब फैसला आपके ऊपर है। हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आखिर ये मुकाबला कौन जीता या हारा। ये बात आप खुद जज कीजिए, और आपका जो भी जजमेंट हो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें इंतजार रहेगा आपके फैसले का। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप बिग बैंग टीवी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि आए दिन आप स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के दफन राजों से रूबरू होते रहें। वेल दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए याद रहे, हर धमाका विनाश नहीं लाता, कुछ रचनाएं भी करते हैं।